सैटर्न यानी शनि चमकदार, मशहूर और रात में आसमान में नजर आने वाला सबसे खूबसूरत ग्रह, पर साथ ही रहस्यों के पर्दे में भी घिरा हुआ। हमें इसके बारे में काफी जानकारियां मिल चुकी है और इनमें से ज्यादातर बेहद हैरतअंगेज रही है। हमें लगा हमें इनकी समझ है, पर ऐसा नहीं है। सैटर्न ग्रह पर चरम मौसम और अजीबोगरीब रोशनियां हैं। इसके छल्ले लहराते और बल खाते रहते हैं और इसके 60 से ज्यादा कमाल के चंद्रमा हैं। ये सब अलग अलग दुनियाएं हैं, सबकी अलग अलग कहानियां हैं। ये ग्रहों के किसी खोजी के लिए खजाना है। परग्रही जीवन की खोज के हिसाब से सैटर्न के चंद्रमा सबसे दिलचस्प जगह हैं। अगर सोलर सिस्टम में किसी ऐसी जगह पर शर्त लगानी हो जहां इस वक्त भी जीवन मौजूद हो, तो मैं सैटर्न को चुनूंगी। और सैटर्न के सबसे विशाल चंद्रमा पर शायद हमें जीवन भी मिल गया है। हमें टाइटन पर कुछ दिलचस्प चीजें मिली हैं और ये शायद जीवन के सबूत हो सकते हैं। विज्ञान शो पेश करता है द सैटर्न। सैटर्न रात में आसमान में चमकने वाला ये ग्रह अपनी खूबसूरती और विशालता से मोह लेता है। ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि इसमें 700 से ज्यादा पृथ्वियां समा जाए। लेकिन इसके आकार के धोखे में मत आइए। सैटर्न के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें जितनी सामग्री है उसके हिसाब से ये बहुत बड़ा है और इसलिए इसका घनत्व पानी से भी कम है। एक पुराना लतीफा है कि अगर आप सैटर्न के आकार के हिसाब से एक बड़ा बाथटब लेकर उसे पानी से भरे तो सैटर्न उसमें तैर जाएगा, लेकिन इसका एक छल्ला बचा रह जाएगा। दूसरे ग्रहों के भी छल्ले होते हैं, लेकिन वो सैटर्न जितने बड़े और शानदार नहीं होते। मुख्य छल्लों के बाहरी हिस्से से अंदरूनी छोर तक का सफर 1,05,600 किलोमीटर का होता है। लेकिन फिर भी धूल और बर्फ के कणों का यह विशाल संग्रह बेहद पतला होता है, कुछ जगहों पर सिर्फ कुछ 1 मीटर मोटा। सैटर्न के छल्ले ज्यादातर बर्फ और चट्टानों के बहुत छोटे कणों से ही बने होते हैं। कुछ बड़े भी होते हैं, लेकिन अधिकतर धूल के कणों जितने ही होते हैं। इन छल्लों के अंदर और इनसे काफी बाहर पत्थरों और बर्फ से बने 60 से भी ज्यादा चंद्रमा परिक्रमा करते रहते हैं। इनका आकार बर्फ की छोटी गेंदों से लेकर ऐसी दुनिया जितना बड़ा है जिनकी अपनी सक्रिय जियोलॉजी है, जहां तरल पानी, मौसम प्रणालियां और सूर्य की गर्मी से अरबों मील की दूरी पर होने के बावजूद शायद जीवन भी है। वहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, तो हमें लगा कि वहाँ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हम गलत थे। ये हमारी गलतफहमी थी। सैटर्न की पहली चौंकाने वाली बात है इसका उथल-पुथल भरा मौसम। सैटर्न पर आने वाले तूफान बेहद उग्र होते हैं। हमारी पृथ्वी पर ऐसे तूफान नहीं आते हैं। असल में सैटर्न पर तो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे तेज रफ्तार वाली हवाएं चलती हैं। ये हवाएं सैटर्न के बादलों के ऊपर से 1600 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज रफ्तार से चलती हैं। यानी ये पृथ्वी के सबसे दमदार साइक्लोन्स से भी 4 गुना ज्यादा तेज है। और यहाँ कड़कती बिजली भी पृथ्वी के मुकाबले 10,000 गुना तक ज्यादा ताकतवर होती है। सैटर्न पर हर चीज ही पृथ्वी के मुकाबले बहुत बड़ी है। वहाँ की मौसम प्रणालियाँ पृथ्वी जितनी या इससे भी बड़ी है। सैटर्न का ये खतरनाक मौसम हैरत में डालता है, क्योंकि पृथ्वी पर मौसम सूरज की गर्मी से संचालित होता है। इस कारण समुद्रों से पानी भाप बनकर उड़ता है, उससे बादल बनकर बारिश होती है। लेकिन सैटर्न को सूर्य के बहुत दूर होने के कारण ऐसी गर्मी नहीं मिलती, तो इसके मौसम को चलाने वाली गर्मी इसे कहीं और से मिल रही होगी। गर्मी के इस रहस्यमय स्रोत को समझने के लिए हमें 4.5 अरब साल पीछे लौटना होगा, जब छल्लों वाले इस ग्रह का जन्म हुआ। हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों का जन्म बर्फ, धूल और गैस के एक विशाल मंडराते बादल से हुआ। यही चीजें पृथ्वी पर आज भी आइसलैंड जैसी जगहों पर मिलती हैं, जहां ज्वालामुखी की राख का मेल बर्फीले ग्लेशियरों से होता है। अगर आप शनि जैसा कोई विशाल ग्रह बनाना चाहते हैं तो इस चीज से उसे बनाया जा सकता है। ब्रह्मांड में
ढेर सी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है जिससे पानी बनता है, बर्फ बनती है। और जिस चीज से शुरू में सोलर सिस्टम बना था, ये चीज भी वही है। इस गंदी बर्फ में पानी मौजूद है और इसमें थोड़े से पथरीले और धातुओं से भरे खनिज है जो स्पेस के ठंडे वातावरण में बचे रह गए थे। 4.5 अरब साल पहले बर्फ के गंदे कणों से बना और हाइड्रोजन और हीलियम से घिरा एक विशाल बादल अपनी ही ग्रेविटी के तले ढह गया और इसके केंद्र में जन्म लिया एक नए सितारे, हमारे सूर्य ने। इस नए सितारे की गर्मी ने अपने सबसे नजदीकी मौजूद बर्फ को पिघला दिया और गैस को उड़ा दिया। अब बचा रहा सिर्फ चट्टानी मलबा, लेकिन और दूरी पर बर्फीली सामग्री और गैस बची रही। अब एक सरहद बनी। ये फ्रॉस्ट लाइन पथरीले अंदरूनी बादल और दूर मौजूद बर्फीली गैस के बीच थी। अगर आप इस अलाव को जला दें तो फिर अंदरूनी सोलर सिस्टम में बची रहेगी ये चीज। ये है सिलिकेट मिनरल, जिनसे हमारी पृथ्वी जैसा कोई ग्रह बनता है। लेकिन सूर्य से काफी दूरी पर जहाँ ठंड ज्यादा होती है, यानी फ्रॉस्ट लाइन के पार, तो वहाँ इतनी ठंडक होती है कि बर्फ का वजूद बचा रहे, और ये बर्फ काफी होती है। अब शुरू में इस सामग्री से एक तरह का ठोस कोर बनता है, लेकिन जब मास काफी ज्यादा हो जाता है तो ग्रेविटी का असर इतना हो जाता है कि सीधे ही अंदरूनी ग्रहीय बादल की तरफ हाइड्रोजन और हीलियम खींचने लगती है। सैटर्न के विशाल और ठोस कोर का आकार अब पृथ्वी से 10 से 20 गुना ज्यादा है और ये लगातार ग्रेविटी पैदा करके गैस को अंदर खींचता रहता है। गैस की ये गेंद जितनी बड़ी होती जाती है, ये उतनी ही ज्यादा सामग्री अंदर खींचती जाती है। फिर सैटर्न की जबरदस्त ग्रेविटी अपने कमजोर वायुमंडल पर असर दिखाते हुए इसे कंप्रेस करती है और जैसा कि दबाव के तहत किसी गैस के साथ होता है, ये बहुत गर्म हो जाती है। आज भी सैटर्न का उच्च दबाव वाला वायुमंडल इसके कोर को 21,000 डिग्री तक गर्म कर देता है। ये सूर्य की सतह के तापमान से 2 गुना तापमान है। ऊपर उठती इसकी गर्मी की वजह से सैटर्न के अनोखे छल्ले बनते हैं और इसके चरम मौसम को चलाते हैं। सैटर्न बहुत तेजी से घूमता रहता है। ये एक बड़ा ग्रह है। ये हर 10 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो जब इसके अंदरूनी हिस्से में मौसम ऊपर को उठता है तो वो छल्लों तक फैल जाता है। सैटर्न के उत्तरी ध्रुव पर ये छल्ले कुछ ऐसा करते हैं जो पहली नजर में असंभव सा लगता है। यहाँ एक विशाल वॉर्टेक्स है, हवा का एक घूमता हुआ क्षेत्र जो हेक्सागन के आकार का है। यहाँ दबाव, घनत्व और तापमान की लहरें हैं जो एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगती हैं। ये लहरें फिर आपस में मिलकर एक बड़ी लहर बनकर इस ग्रह के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। ये विशाल लहर फिर एक स्थायी सिलसिला बन जाती है, क्योंकि नीचे कोई चट्टानी सतह नहीं होती जो इसे बनाने वाली हवाओं को रोक सके। इनसे एक बहुत ही खूबसूरत और स्पष्ट हेक्सागन बन जाता है। ये सैटर्न की एक कमाल की खासियत है। सैटर्न की कल्पना इसके छल्लों के बिना कीजिए तो ये आपको अंतरिक्ष के अंधेरे में तैरता हल्के पीले रंग का ग्लोब जैसा लगेगा, लेकिन छल्लों के साथ इसकी शान में 4 चांद लग जाते हैं। बेशक जो चीज हर किसी का ध्यान सैटर्न की तरफ खींचती है वो है इसके छल्ले। इसे लेकर कहानियां बनी है। रात में आसमान में जिसने भी इसे देखा है वो इनसे प्रेरित हुआ है। जब मैं 4 या 5 साल का था तो मेरे माता पिता ने मुझे एक छोटा टेलीस्कोप खरीद कर दिया और मुझे याद है कि मैं उस पर नजर गड़ाकर इस चमकते ग्रह को देखा करता था। इससे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, इस ग्रह के चारों तरफ छल्ले कितनी खूबसूरती से मौजूद है। आप इसे एक शानदार गोल रेस ट्रैक कह सकते हैं। किसी छोटे टेलीस्कोप के आई पीस से ये छल्ले शांत लग सकते हैं, लेकिन नजदीक जाने पर तस्वीर बदल जाती है और हमें ये बात पता चली एक स्पेस प्रोब कसीनी और 10 साल तक मिली इन जैसी तस्वीरों के जरिए। बर्फ के कण स्टॉक कारों की तरह अपनी पोजीशन लेने के लिए लाखों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से छल्लों के अंदर दौड़ते रहते हैं और इन बर्फीले कणों का आकार घरों जितना बड़ा भी होता है और पाउडर जैसा महीन भी। हम जब कसीनी के जरिए सैटर्न तक पहुंचे, उसे लगातार देखा तो जाना कि यह ग्रह कितना पेचीदा है। यहां इस ग्रह और तमाम चंद्रमाओं की ग्रेविटी छल्लों चंद्रमा और ग्रह के साथ इंटरैक्ट करती है।
ये तमाम चीजें इस पूरे सिस्टम को एक ऐसे स्तर पर तराशा है जो छोटा भी है और बड़ा भी है, और ये बात इस शानदार ग्रह को सोलर सिस्टम का एक खास नगीना बनाती है। जब छोटे चंद्रमा अंदर की तरफ जाते हैं तो छल्लों के कण उनके इधर उधर नाचने लगते हैं। जब कोई चंद्रमा पास से गुजरता है तो छल्लों के ऊपर को उठते हिस्से नजर आते हैं। ये चंद्रमा आपस में कक्षा भी बदलते हैं, यानी इन छल्लों के अंदर काफी गतिविधियां चलती रहती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि समय समय पर सैटर्न के बर्फीले चंद्रमा टूटकर इन छल्लों को नई सामग्रियां देते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि इन छल्लों की बनावट लगातार विकसित होती रहती है। कसीनी के जरिए वैज्ञानिक इस विकास प्रक्रिया को उल्टी दिशा में घुमा सकते हैं, और ये हमें वो नियम सिखा रहा है जिसके जरिए ये पूरा ब्रह्मांड चलता रहता है। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी ग्रह 4 अरब 50 करोड़ साल पहले धूल और गैस की उसी सपाट डिस्क से विकसित हुए थे। एस्ट्रोनॉमर्स को दूर दराज नए तारों के इर्द गिर्द ऐसी ही डिस्क नजर आती है, लेकिन अपने सबसे ताकतवर टेलीस्कोप के जरिए भी हम ग्रहों का बनना नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत दूर है। लेकिन सैटर्न के छल्ले तो हमारे नजदीक ही हैं। यहाँ एक छोटा सा सोलर सिस्टम हमें बनता हुआ नजर आता है। अगर हम छल्लों को देखें तो हमें ग्रह या कई पिंड बनते नजर आते हैं, लेकिन एक रुकी हुई अवस्था में। ये ऐसा ही है जैसे आपने ग्रहों के निर्माण का चरण शुरू करके उसे रोक दिया हो। कसीनी छल्लों के अंदर बन रही संरचनाओं को दिखाता है। उन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं है, उनके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये संरचनाएं तो खुद ब खुद बन जाती हैं। अपने निर्माण की प्रक्रिया के दौरान कैद क्या ये छोटा सा चंद्रमा हमें दिखाता है कि पृथ्वी का जीवन कैसे शुरू हुआ? ये एक ऐसी चीज है जो अनियमित प्रक्रियाओं से बनी हुई लगती है, और ये बात उस चीज की नकल करती है जो एस्ट्रोनॉमर्स को कॉस्मोस में अन्य सितारों के इर्द गिर्द मौजूद प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क्स में नजर आती हैं। कसीनी को सैटर्न के चौड़े ए रिंग के अंदर प्रोपेलर जैसी एक अजीब सी संरचना नजर आई। ये छोटे छिपे हुए चंद्रमा के ऊपर रिंग पार्टिकल्स द्वारा रगड़ खाने से बनते हैं। ये पार्टिकल्स चंद्रमा से टकराते हैं और उन्हें अनियमित और सदा बदलती कक्षाओं में भेज देते हैं। कभी ये सैटर्न के नजदीक तो कभी उससे दूर होती है। शायद ऐसी ही शक्तियों ने सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी की बनावट को प्रभावित किया होगा और इसे संकरी या चौड़ी कक्षाओं में धकेला होगा। सैटर्न के छल्ले हमें यह समझाने में भी मदद करते हैं कि ग्रहों का बढ़ना क्यों रुक जाता है। पैन नाम का अखरोट के आकार का चंद्रमा सैटर्न के ए रिंग के बीच में मौजूद है। पैन के इर्द गिर्द निगलने के लिए काफी बर्फ मौजूद है, तो इसे विशाल होना चाहिए, लेकिन ये बहुत छोटा है। इसका व्यास सिर्फ 32 किलोमीटर है। अगर रिंग पार्टिकल की किसी डिस्क में कोई चंद्रमा मौजूद हो तो आपको लगेगा कि ये तब तक रिंग पार्टिकल छोड़ता रहेगा जब तक ये कोई बड़ा चंद्रमा नहीं बन जाता। लेकिन चंद्रमा अपने आसपास के छल्लों में खाली जगह पैदा करते हैं। तो पैन ने पैदा किया है एनकी गैप और डैफ्निस ने पैदा किया है कीलर गैप। रिंग की सामग्री को अपनी तरफ खींचने के बजाय पैन इसे दूर धकेलता हुआ महसूस होता है। जब चंद्रमा धीमी गति पर चलती सामग्री को बाहर की तरफ धकेलता है तो पैन की ग्रेविटी इन कणों को ज्यादा चौड़ी कक्षा में भेज देती है। पैन की कक्षा में मौजूद तेज रफ्तार वाली सामग्री छोटे चंद्रमा के पास से गुजरते हुए धीमी हो जाती है, जिस कारण ये सैटर्न की तरफ गिर जाती है। इससे पता चलता है कि सितारों के इर्द गिर्द क्यों कई ग्रह बनते हैं, सिर्फ एक बड़ा सा ग्रह नहीं जो इस पूरी सामग्री को ही निगल जाए। इतिहास के ज्यादातर दौर में हम जिस एकमात्र चंद्रमा का अध्ययन गहराई से कर पाए हैं वो हमारा अपना है। इस पर मौजूद कई गहरे क्रेटर्स एक दमदार दास्तान बयान करते हैं। चंद्रमा दम तोड़ चुका है। इन पुराने निशानों को मिटाने के लिए यहाँ न तो कोई जीव है और न ही कोई मौसम। लेकिन दूसरे ग्रहों के इर्द गिर्द मौजूद चंद्रमाओं के बारे में क्या कहा जाए, जैसे कि सैटर्न, क्या वो भी मृत है?
सैटर्न के बारे में हमारा पहला अंदाजा ये था कि उसके चंद्रमा शुरुआती सोलर सिस्टम के ठंडे और बेजान अवशेष होंगे। लेकिन जब हमने ऐसे स्पेसक्राफ्ट बनाए जो इन चंद्रमा तक जा सकते थे, तो हमें पता चला कि हमारा सोलर सिस्टम कितनी विविधताओं से भरा है। पहली नजर में सैटर्न के चंद्रमाओं और हमारे अपने चंद्रमा में कमाल की समानताएं दिखती हैं। रेया और डायोनी अपनी कॉस्मिक मुठभेड़ों के जख्मों के निशान बड़े गर्व से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ क्रेटर्स बर्फ से बने हैं, चट्टानों से नहीं। माइमस पर एक जबरदस्त टक्कर की हैरत अंगेज निशानी मौजूद है। माइमस नाम का एक छोटा सा चंद्रमा है जिस पर एक बड़ा सा क्रेटर है। ये स्टार वॉर्स के डेथ स्टार से बहुत कुछ मिलता जुलता है। जब लोगों ने पहली बार माइमस की तस्वीरें देखी तो उन्होंने सोचा कि हमने मस्ती के लिए डेथ स्टार की तस्वीरें लगा दी थी, लेकिन ये ऐसा ही दिखता है। दूसरे चंद्रमाओं पर खुद सैटर्न ने असर डाला है, जैसे कि आयापेटस, 2 चेहरों वाला चंद्रमा। आयापेटस एक बेहद ठंडा चंद्रमा है, लेकिन इसका एक गोलार्ध अंधियारा और धूल भरा है, जबकि दूसरा एकदम साफ सुथरा, साफ बर्फ वाला। इसकी दोहरी शख्सियत ने शुरू में वैज्ञानिकों को हैरत में डाला। फिर कसीनी ने अपने मैग्नेटिक डिटेक्टर्स का रुख इस छोटे चंद्रमा की तरफ किया। इसकी वजह है सैटर्न के मैग्नेटिक फील्ड के साथ धूल का इंटरैक्शन, जिससे चक्कर काटते चंद्रमा की एक साइड पर धूल की परत जम जाती है। सैटर्न के कुछ चंद्रमाओं के अंदर सक्रिय प्रक्रियाएं जारी हैं। मिसाल के लिए एनसेलेडस, इस बर्फीले चंद्रमा की चौड़ाई सिर्फ 480 किलोमीटर है। 1 दशक पहले तक किसी ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन आज जियोलॉजी के हिसाब से यह एक रॉक स्टार है। इसकी वजह यह है कि एनसेलेडस सैटर्न के सबसे बाहरी छल्ले ई रिंग के अंदर घूमता है। ई रिंग को लेकर वैज्ञानिक उलझन में थे, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इतना चौड़ा और इतना फैला हुआ सा कोई छल्ला कैसे एकजुट रह सकता है। तो कसीनी टीम ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए एनसेलेडस के करीब से उड़ान भरकर इस पर नजर डालने का फैसला किया। क्या कणों के एकजुट रहने से इसका कोई संबंध था? ई रिंग और एनसेलेडस के बीच क्या रिश्ता था? अब हम पक्के तौर पर जानते हैं कि ई रिंग की वजूद के लिए एनसेलेडस ही जिम्मेदार है। सन 2005 कसीनी ने एक कमाल की तस्वीर खींची। 100 गीजर्स दक्षिणी ध्रुव में मौजूद दरारों से बर्फ के कणों को अंतरिक्ष में मीलों की ऊंचाई तक उछाल रहे थे। एनसेलेडस अपनी सामग्री को बड़ी तेज रफ्तार से स्पेस में फेंक रहा था। जब एनसेलेडस सैटर्न की परिक्रमा कर रहा था तो ये बर्फीले प्लूम्स इस ग्रह के इर्द गिर्द एक विशाल और चमकते चक्र को खुराक दे रहे थे, यानी रहस्यमय ई रिंग को। ये बर्फीले प्लूम्स सैटर्न के मैग्नेटिक फील्ड से प्रतिक्रिया करके चार्ज्ड कणों का एक प्लाज्मा बादल भी बनाते हैं। ये कण सैटर्न की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ साथ दौड़कर सैटर्न के ध्रुवीय वायुमंडल से टकराकर विशाल अल्ट्रावायलेट अरोरास को जन्म देते हैं। तो गीजर्स ने ई रिंग का रहस्य तो सुलझा दिया, लेकिन समुद्र से 1 अरब 60 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद किसी जमे हुए चंद्रमा पर ये भला कैसे मौजूद हो सकते हैं? पृथ्वी पर गीजर्स ज्वालामुखी गतिविधियों वाली जगहों में बनते हैं, जहां पानी का संपर्क गर्म चट्टानों से होता है। एनसेलेडस बहुत छोटा और सूर्य से बहुत दूर है, तो ये ठंडा और बेजान होना चाहिए, पर इसे गर्म करती है सैटर्न की ग्रेविटी। एनसेलेडस पर गर्मी का स्रोत है उस चंद्रमा की अनियमित सी कक्षा। कभी कभी ये सैटर्न के करीब होती है तो कभी कभी ये उससे थोड़ी दूर हो जाती है। तो ग्रेविटी की वजह से एनसेलेडस जब सिकुड़ता और खींचता है तो उससे उसका अंदरूनी हिस्सा गर्म होने लगता है और एनसेलेडस पर वो गतिविधि होती है जो आज हमें दिखती है। सैटर्न का गुरुत्वाकर्षण एनसेलेडस में काफी गहराई तक पहुंचता है। वो इसके बर्फीले बाहरी हिस्से से भी आगे बढ़कर इसके चट्टानी कोर को जकड़ लेता है।
सैटर्न की पकड़ मजबूत और कमजोर होने से इसके ठंडे और चट्टानी कोर की जैसे मालिश होती है और इस गर्मी के कारण ये जीवंत हो उठता है। इस गर्मी से आसपास की बर्फ पिघलती है, जिससे इसकी सतह के नीचे एक विशाल झील बन जाती है। ये पानी सतह पर मौजूद बर्फ की विशाल दरारों से तेजी से बाहर निकलता है। पृथ्वी पर जहां तरल पानी मौजूद है वहां जीवन भी है, तो क्या एनसेलेडस पर भी ऐसा माहौल हो सकता है कि वहां साधारण जीवन मौजूद हो सके? जब कसीनी ने इन गीजर्स को देखा तो वैज्ञानिक जान गए कि उन्हें कुछ बहुत ही कमाल की चीज मिल गई थी। उन्होंने तो कसीनी के मिशन को ही बदल दिया और इसका कोण बदल दिया। हमने कसीनी स्पेसक्राफ्ट को उन दरारों के ऊपर बहुत नजदीकी से उड़ान भरने के लिए भेजा जहां से पानी निकल रहा था। वैज्ञानिकों को हल्की सी उम्मीद लग रही थी कि इस पानी में सॉल्ट्स और अमोनिया जैसे ऑर्गेनिक कण हो सकते हैं जिनसे पृथ्वी पर जीवन पनपा है। हैरानी की बात यह थी कि कसीनी के सेंसरों ने पता लगाया कि पानी में ये चीजें भरपूर मात्रा में थीं। उस प्लूम में ऑर्गेनिक सामग्री मौजूद थी। ये पानी नहीं बल्कि एक सूप था और एक कमाल की बात थी, रहने के लिए जो मुख्य चीजें चाहिए थी वो वहां थी। ऊर्जा का स्रोत तरल पानी, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन और अमोनिया के स्रोत ऑर्गेनिक सामग्री, और ये सैंपल अंतरिक्ष में मौजूद थे। जैसे कह रहे हो उनको सैंपल मुफ्त मिलेगा। इस जगह पर जीवन पनप सकता था। हमें अभी इस बारे में मालूम नहीं, हमने इसे देखा नहीं, लेकिन वहां हालात फिलहाल उतने ही अच्छे हैं जितने 3 अरब साल पहले पृथ्वी पर थे जब यहां जीवन की शुरुआत हुई थी। एनसेलेडस पर जीवन हो सकता है, इस सनसनीखेज खबर से इसे ढूंढने के भविष्य के अभियानों को लेकर जबरदस्त बहस शुरू हो गई है। लेकिन इसका एक बड़ा प्रतिद्वंद्वी भी है और वो है सैटर्न का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन। यहाँ भी जीवन हो सकता है, विचित्र प्रकार का जीवन, और शायद ये हमें पहले ही मिल चुका है। आठ से ज्यादा चंद्रमा सैटर्न ग्रह का चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनमें से एक सबसे बड़ा है। टाइटन मर्क्यूरी ग्रह से भी बहुत बड़ा है। केसरिया रंग की एक मोटी सी धुंध की परत की वजह से हमारे टेलीस्कोप इसकी सतह को देख नहीं पाते, और जब कसीनी मिशन के दौरान पहली बार टाइटन के केसरिया नकाब के नीचे देखा जा सका तो जो दुनिया नजर आई वो हमारी कल्पना से कहीं अलग तरह की थी। यह एक कमाल की जगह है और सैटर्न और टाइटन के आसपास जो कुछ चल रहा है वह सबसे रोमांचक हो सकता है। टाइटन पर पहाड़, रेगिस्तान, नदियां और झीलें हैं। भौगोलिक विविधता के मामले में सिर्फ पृथ्वी ही इसका मुकाबला कर सकती है, लेकिन यहाँ चट्टानों की जगह बर्फ है जो 0 से 300 डिग्री नीचे वाले तापमान पर जमी है, और टाइटन पर नदियों में पानी के बजाय मीथेन बहती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ तरल मीथेन बरसती है। ये एक तरल प्राकृतिक गैस है। यहाँ की नदियों और झीलों में यही तरल भरा है। ये बात टाइटन को बहुत खास बनाती है। सोलर सिस्टम में ये वो दूसरी जगह है जहां हमारी जानकारी के मुताबिक सतह पर तरल मौजूद है। और पृथ्वी की ही तरह टाइटन का वायुमंडल गाढ़ा और नाइट्रोजन से भरा है, लेकिन वहां ऑक्सीजन के बजाय हवा में कार्बन से भरपूर कण मौजूद हैं, जिनकी वजह से इसे धुंधला सा केसरिया रंग मिलता है। ये मिश्रण है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और एसिटिलीन का। हमें वहां जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले हैं उनकी तादाद सैकड़ों में है। ये लिस्ट बहुत लंबी है। टाइटन के वायुमंडल में मौजूद इन रसायनों का पेचीदा मिश्रण वैज्ञानिकों को हैरान परेशान करता है, खासकर सूर्य की रोशनी में बहुत जल्दी खराब होने वाली मीथेन गैस। तो सूर्य से 1 अरब 60 करोड़ किलोमीटर दूर होने के बावजूद टाइटन का यह घना कोहरा बहुत पहले उठ जाना चाहिए था, यानी मीथेन का कोई बड़ा स्रोत इस केसरिया कोहरे को कायम रख रहा है। कसीनी के जाने से पहले वैज्ञानिक मानते थे कि पूरा टाइटन ही विशाल क्रेटरों से भरा हुआ था। शायद तरल मीथेन से भरी झीलों से उठने वाली भाप वायुमंडल में पहुंचकर गुम होने वाली गैस को सप्लाई कर रही थी। कसीनी सैटर्न तक अपने साथ एक मुसाफिर को ले गया था ताकि इस थियरी को सिद्ध करने में मदद मिल सके।
ह्यूगेन्स लैंडर पैराशूट के जरिए बादलों से नीचे उतरा और फिर इसने तस्वीरें ली। वायुमंडल से गुजरते हुए इसने काफी आंकड़े लिए और फिर खुद चंद्रमा पर उतरकर इसने तस्वीर भी ली। जब हमने पहले पहले वह तस्वीरें देखी तो सब कुछ बदल गया। यहाँ क्रेटर्स नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहते तरल ने कभी इस इलाके को आकार दिया था। लेकिन ह्यूगेन्स के उतरने वाली जगह और जहाँ तक इसकी नजर जा रही थी, कहीं भी तरल नहीं नजर आ रहा था। हम फिलहाल जहाँ खड़े हुए हैं, ह्यूगेन्स लगभग इससे मिलती जुलती जगह ही उतरा था। अगर हम चारों तरफ नजर डालें तो ये उजड़ा हुआ और खाली इलाका दिखाई पड़ता है। हमें यहाँ गोल गोल पत्थर नजर आते हैं जो पानी के बहाव की वजह से चिकने हो गए हैं। ह्यूगेन्स की लैंडिंग वाली जगह भी ऐसे बहुत से पत्थर दिखते हैं। इसके अलावा हमें काफी रेत भी नजर आती है। ह्यूगेन्स जिस रेगिस्तान में उतरा वो बहुत विशाल है। ये टाइटन के पूरे इक्वेटर पर फैला हुआ है। यहाँ 90 मीटर ऊंचे टीले हैं जिन्हें यहाँ भी पृथ्वी की तरह ही हवा ने तराशा है। अगर विशाल क्रेटर झीलें इक्वेटर पर ना होती तो उन्हें टाइटन के ध्रुवों पर होना चाहिए था। कसीनी ने यहाँ तरल की मौजूदगी भांपने के लिए कई और अतिरिक्त उड़ानें भरी। कसीनी में एक खास उपकरण है जिसका नाम है रेडार गन। ये टाइटन पर रेडार तरंगे छोड़ता है और वो फिर से वापस आती है। 2 साल तक खोजबीन करने के बाद आखिरकार वैज्ञानिकों को वो संकेत मिले जिनका वो इंतजार कर रहे थे। उत्तरी ध्रुव के पास ऐसे इलाके मिले जहां से रेडार की तरंगे लौटकर वापस नहीं आ रही थी। यानी यहां तरल हो सकता था। तरल इस ऊर्जा को अब्सॉर्ब कर लेता है, उसे रिफ्लेक्ट नहीं करता। बांध की जांच पड़ताल से इसकी पुष्टि हुई। जब कसीनी ने टाइटन के उत्तर ध्रुवीय इलाकों की तस्वीरें खींची तो यहाँ मीथेन की वो झीलें और सागर नजर आए जिन्हें हम ढूंढ रहे थे। लेकिन वो ऐसे क्रिएटर नहीं थे जिनकी हमने कल्पना की थी। ये तो वो बड़े लेक बेसिन में थे जैसा कि यहाँ पृथ्वी पर होता है। मोनो काउंटी कैलिफोर्निया में मौजूद बेसिन लेक जैसी झीलें टेक्टोनिक गतिविधियों की वजह से बने ढलावों में बनती हैं। टाइटन पर इन बनावटों का एक ही हैरान करने वाला मतलब था कि इस चंद्रमा पर जियोलॉजिकल गतिविधि चलती रहती थी। अगर हम क्राकेन मारे के किनारे पर मौजूद होते, जो कि टाइटन पर नजर आने वाला सबसे बड़ा सागर है, तो हमें वहाँ काफी कुछ ऐसा ही इलाका नजर आता। हमें वहाँ काफी शांत सतह दिखती। टाइटन पर हवाएं ज्यादा तेज नहीं चलती हैं, तो वहाँ मीथेन और इथेन की शांत झील होती है और सामने दूरी पर टाइटन पर बनी पहाड़ियाँ और पहाड़ नजर आते जो शायद टेक्टोनिक प्रक्रियाओं के कारण बनते, जैसे कि पृथ्वी पर पहाड़ बनते हैं। बस फर्क ये है कि टाइटन के बहुत ठंडे होने के कारण ज्वालामुखी से लावा के बजाय पानी निकलता और पहाड़ और लेक बेसिन्स ठोस बर्फ होते। शुरू में वैज्ञानिकों को लगा कि इन झीलों से भाप बनकर उड़ने वाली मीथेन से टाइटन का स्मोक पैदा होता है। लेकिन जब झीलों की पैमाइश करने के लिए कसीनी नजदीक से उड़ा तो भी उसे ये स्तर पहले जैसे ही लगे। झीलों को देखकर नहीं लगता था कि उनसे कुछ भाप बनकर उड़ा था। वैज्ञानिक हैरान हो गए, या तो ये झीलें वायुमंडल में मिलने वाली मीथेन का स्रोत नहीं थीं, या फिर किसी तरह उनकी भरपाई हो रही थी। प्लैनेटरी जियोलॉजिस्ट जेनी रेडेबा का मानना है कि गुम मीथेन से जुड़ा एक अहम सुराग उन पथरीली चीजों के निर्माण से ताल्लुक रखता है जिन्हें कहते हैं टूफा। ये यहाँ मोनो लेक में मिलती है, जहाँ सोतों से निकलने वाला साफ पानी ऊपर उठकर खनिजों से भरपूर झील में पहुंचता है और फिर ये दोनों पानी आपस में रिएक्ट करते हैं। ये बहुत रोमांचक बात है क्योंकि इससे टाइटन पर गुम मीथेन के सिलसिले में कोई सुराग मिल सकता है। ये चट्टान इन दोनों तरह के पानी में मिलने वाली रसायनों से बनी है। यहाँ ये पानी झील के किनारे से निकल रहा है और फिर ये झील के पानी से मिलता है जिसकी रासायनिक बनावट एकदम अलग है। तो पानी में घुलने वाले ये रसायन एक दूसरे से मिलकर ऐसी चट्टान बनाते हैं। टाइटन की सबसे बड़ी झील की रेडार छवियों से किनारों के आसपास पथरीली संरचनाएं नजर आती हैं जो मून के लेक टूफा से काफी मिलती जुलती हैं। अगर टाइटन की टूफा चट्टानें वही हैं जो हम मान रहे हैं,
तो ये तरल मीथेन की उस परत का सबूत हो सकती हैं जो टाइटन के जमे हुए कोर के ऊपर मौजूद है और इसकी झीलों को भरने के लिए सोतों की शक्ल में निकलती हैं, जैसा कि मोनो लेक में सोतों का पानी भरता रहता है। तो मीथेन के ये सोते जब झीलों के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में चट्टानें बन जाती हैं। इसीलिए हमें झीलों के किनारे पर ये ढेर सी ऑर्गेनिक चट्टानें दिखती हैं। तो ये तय है कि मीथेन नीचे से निकल रही है और झील के किनारों पर भी बाहर आ रही है। अगर जेनी की बात सही है तो टाइटन की झीलें भाप बनकर उड़ती हैं और वायुमंडल में मौजूद स्मॉग पैदा करती हैं, लेकिन ये लगातार जमीन के अंदर मौजूद मीथेन के सोतों से बहाल होती हैं और उड़ने वाले तरल की जगह नया तरल ले लेता है। टाइटन बेजान जगह नहीं है, यहाँ सक्रिय जियोलॉजी है और पेचीदा केमिस्ट्री, और ये शायद किसी और चीज के जरिए सक्रिय भी हो सकता है, किसी बड़ी चीज के जरिए। हम सोचा करते थे कि सैटर्न सूर्य से बहुत दूर है और ये इतना ठंडा है कि यहाँ कोई सक्रिय घटना नहीं हो सकती, लेकिन हमारा अंदाजा एकदम गलत था। इस ग्रह पर मौसम बहुत सक्रिय है। यहाँ तूफान, बिजली और अरोरा दस्तक देते रहते हैं। छल्लों में लगातार बदलाव आता रहता है और यहाँ के चंद्रमा बर्फ के जमे हुए गोले नहीं हैं, जैसे कि हम उम्मीद करते हैं। इन्हें आकार मिलता है सक्रिय जियोलॉजी से, गर्म पानी के सोतों से और तरल मीथेन की झीलों से। और अब सैटर्न के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर वैज्ञानिकों को शायद पहला ठोस सबूत भी मिल गया है। यह सबूत है परग्रहीय जीवन से जुड़ा। जीवन से जुड़ी हमारी खोज तरल पानी पर केंद्रित रही है। हम उसे ही ढूंढते रहे हैं। ये एक अच्छी रणनीति है, लेकिन अगर हम खुद को सिर्फ इसी दायरे तक सीमित रखेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। तरल अगर पानी ना भी हो तो भी दिलचस्प हो सकते हैं। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट क्रिस मके का मानना है कि टाइटन पर जीवन शायद तरल मीथेन में पनपा हो, तरल पानी में नहीं। लेकिन टाइटन इतना ठंडा है कि जीवन से जुड़े नियम एकदम अलग तरह के होंगे। वहां बड़ा आकार ही बेहतर होगा। जब हम दूसरी दुनिया में जाएंगे तो बैक्टीरिया की तलाश करेंगे और हमारा अनुमान है कि वो आकार में बहुत छोटे होंगे। लेकिन एक सवाल पैदा हो सकता है कि बैक्टीरिया इतने छोटे क्यों होते हैं? मुझे लगता है कि ऐसा उनके पानी में रहने के कारण है। पृथ्वी पर बैक्टीरिया को पनपने के लिए ज्यादा बड़े होने की जरूरत नहीं होती है। पानी लगभग हर चीज को घोल देता है, इसलिए ये पोषक तत्वों से भरपूर एक ऐसा पर्यावरण मुहैया कराता है जहां छोटे और सरल जीव आराम से जी सकते हैं। अगर आप टाइटन पर जाएं जहां तरल मीथेन और तरल इथेन मौजूद है जो पानी से बहुत अलग तरह की होती है, तो जरूरी नहीं कि वहां छोटे जीवी हों, बल्कि उन्हें तो काफी बड़ा होना चाहिए। मैके को लगता है कि वहां एक सेल वाले कागज की बड़ी बड़ी शीटों जैसे विशाल जीव होने चाहिए। अपने इस बड़े शरीर की वजह से वो पोषक तत्वों से मरहूम तरल मीथेन से ज्यादा खुराक ले पाएंगे। अगर टाइटन पर तरल मीथेन में कोई जीव रहते होंगे तो उन्हें नापने के लिए माइक्रोस्कोप नहीं बल्कि फीते की जरूरत होगी। जब कसीनी ने ह्यूगेंस को टाइटन के बादलों के काफी ऊपर छोड़ा तो मैके को लगा कि उनके पास सतह पर जीवन होने की अपनी थियरी को साबित करने का एक अवसर है। मीथेन पर पलने वाले उनके जीव जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खा रहे होंगे और शायद ह्यूगेंस के संवेदनशील सेंसर्स जमीन पर चल रही इस दावत के सबूत जुटा पाएंगे। जब ह्यूगेंस टाइटन की तरफ बढ़ रहा था तो मैं होटल के कमरे में बैठा शोध पत्र लिख रहा था कि अगर टाइटन पर जीवन हुआ तो ये जीव क्या खाएंगे और हम इनका पता कैसे लगाएंगे। वायुमंडल के बीच उड़ता ये प्रोब कैसे उनका पता लगाएगा। इत्तेफाक की बात है कि जिस दिन ह्यूगेंस ने लैंड किया मैंने जनरल को ये लेख थमाया जिसमें मैंने लिखा कि अगर टाइटन पर जीवन है तो ये हाइड्रोजन को अपनी खुराक बनाएगा और प्रोब हाइड्रोजन में आ रही इस कमी का पता लगा पाएगा, तो हाइड्रोजन को ढूंढा जाए।
ह्यूगेन्स पैराशूट के जरिए टाइटन के वायुमंडल से नीचे उतरा और गैस के नमूने लेता गया। वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में काफी हाइड्रोजन थी और बीच वाली परतों में भी, लेकिन जमीन के नजदीक वाली परत से एक हैरान करने वाला नतीजा मिला। यहाँ हवा में हाइड्रोजन का जमाव कम था। किसी चीज या किसी जीव द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। जब मैंने ये रिपोर्ट सुनी कि वहाँ हाइड्रोजन की मात्रा कम है तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि मुझे लगा कि अगर हाइड्रोजन की मात्रा की कमी से जुड़े ये आंकड़े सही हैं तो इसकी वजह को सिर्फ बायोलॉजी से ही बयान किया जा सकता है। हमने जिस तरह का पूर्वानुमान लगाया था उससे आंकड़ों के मेल खाने के कारण हम जोश में थे, लेकिन अभी दूसरी गणना हो और सीधी पैमाइश के जरिए इसकी पुष्टि होनी थी। अगर भविष्य के अभियानों से टाइटन पर मीथेन पर पलने वाले जीवन की पुष्टि हो जाती है तो ये विज्ञान के इतिहास में यकीनन सबसे बड़ी खोज होगी कि कम तापमान पर पलने वाले ये जीव पृथ्वी के मुकाबले एकदम अलग तरह से उत्पन्न हुए होंगे। मान लीजिए हमें मंगल पर जीवन मिलता है तो इस बात की हमेशा संभावना रहेगी कि पत्थर, बर्फ और दूसरी चीजों की शायद अदला बदली हुई हो, लेकिन पृथ्वी और सैटर्न के बीच ऐसे लेन देन की गुंजाइश ना के बराबर है। हमारे सोलर सिस्टम में अगर हमें कहीं और जीवन मिलता है, खासकर टाइटन जैसी किसी जगह जो पृथ्वी से एकदम अलग तरह का है, बहुत ठंडा है और बहुत अलग है, तो इससे हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात पता चलती है, और वह यह है कि जीवन ब्रह्मांड में हर कहीं हो सकता है। रोबोटिक मिशन एनसेलेडस और टाइटन पर सरल जीवन के सुराग पेश करते हैं, लेकिन क्या सैटर्न का माहौल सिर्फ विशाल बैक्टीरिया के लिए ही फिट है, या इस जगह को हम इंसान भी एक दिन अपना घर कह सकते हैं? सैटर्न सूर्य से 1 अरब 60 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर चक्कर काटता है। ये इतनी दूर है कि इससे रिफ्लेक्ट हुए प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है। फिर भी हमारी सभ्यता का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान एक दिन गैस से बने इस विशाल ग्रह के इर्द गिर्द मौजूद चंद्रमाओं पर बस्तियां बसाएंगे। ये आसान नहीं होगा, लेकिन सैटर्न तक पहुंचने का इनाम भी बड़ा है। वहां हीलियम 3 नामक एक ईंधन का जादुई स्रोत है जो ऊर्जा के लिए लगातार बढ़ती हमारी भूख को लाखों सालों तक संतुष्ट कर सकता है। कुछ भविष्यवादियों का मानना है कि सैटर्न तक जाने के लिए कोई कारोबारी फायदा भी मिलना चाहिए। ये फायदा सैटर्न के चंद्रमा पर से सिर्फ खनिजों की खुदाई नहीं, बल्कि हीलियम 3 की शक्ल में धन भी होना चाहिए। हीलियम 3 एक ऐसी दुर्लभ चीज है जिसका इस्तेमाल हम फ्यूजन इंजन की असीमित ऊर्जा मुहैया कराने के लिए कर सकते हैं। हीलियम 3 ऊर्जा उत्पादन के एक तरीके के लिए बेहद उपयुक्त है, जिसे कहते हैं फ्यूजन। ये वही प्रक्रिया है जो किसी सितारे के अंदर सक्रिय होती है। एक जबरदस्त दबाव के तहत 2 न्यूक्लियाई आपस में टकराते हैं, तो ये आपस में मिलकर एक नए और ज्यादा भारी एटम और ऊर्जा का एक धमाका भी पैदा करते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि हीलियम 3 उस तरह का नुकसानदेह रेडिएशन नहीं पैदा करती जैसा अन्य फ्यूजन ईंधन करते हैं। हीलियम 3 के साथ सिर्फ एक ही समस्या है कि ये पृथ्वी पर बहुत कम मिलती है। चंद्रमा पर भी थोड़ी बहुत हीलियम 3 मिल सकती है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में इसकी बड़ी मात्रा विशाल ग्रहों के वायुमंडलों में ही मिलती है। मैं गैस वाले विशाल ग्रहों को सोलर सिस्टम की पर्सियन गल्फ कहता हूं, क्योंकि सूर्य के बाहर यही ऊर्जा के बुनियादी स्रोत मौजूद है। गैस वाले ये विशाल ग्रह हीलियम 3 की कभी ना खत्म होने वाली सप्लाई मुहैया कराते हैं, लेकिन हम इसे कैसे हासिल करें? जुपिटर पर यह सबसे ज्यादा है, लेकिन इस ग्रह की जबरदस्त ग्रेविटी और खतरनाक रेडिएशन बेल्ट की वजह से वहां इसे लेने नहीं जाया जा सकता। नेपच्यून और यूरेनस बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद हैं। तो अब बचता है सैटर्न। इतना बड़ा ग्रह होने के बावजूद इसकी ग्रेविटी कम है,
और जुपिटर के मुकाबले यहाँ घातक रेडिएशन का स्तर भी कम ही है। अगर भविष्य में हमारी अर्थव्यवस्था नियंत्रित फ्यूजन और हीलियम 3 पर आधारित होने वाली है तो फिर हमारी पसंदीदा मंजिल सैटर्न ही होगी। भविष्यवादियों की कल्पना पंख वाले ऐसे ड्रोन विमानों की है जो सैटर्न के ऊपरी वायुमंडल में उड़ते हुए गैस ले रहे होंगे। लेकिन इस शानदार ईंधन को प्रोसेस कहां किया जाए? जाहिर है इस काम के लिए शानदार जगह होगी टाइटन। यहां की ग्रेविटी हमारे चंद्रमा जैसी ही सौम्य है और यहां का वायुमंडल पृथ्वी जैसा है। लिहाजा टाइटन एक इंसानी चौकी बनने के लिहाज से बेहद उपयुक्त है। टाइटन पर गुंबद वाली विशाल बस्तियां हो सकती है। दबाव को झेलने के लिए इनके ज्यादा मजबूत होने की जरूरत नहीं है। पतली और फुलाई जा सके योग्य झल्लियां हो सकती है। वहां साइंस फिक्शन में दिखने वाले डूम सिटी हो सकते हैं जो चंद्रमा जैसी जगहों पर तो मुमकिन नहीं है। टाइटन की सतह पर चलना चंद्रमा या मंगल की सतह पर चलने से कहीं ज्यादा आसान हो सकता है। टाइटन पर दबाव काफी ठीक है। यह पृथ्वी के दबाव के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा है। यहाँ ऑक्सीजन के किसी स्रोत की जरूरत होगी और एक गर्म कोट की भी, लेकिन आपको यहाँ ज्यादा ठंड महसूस नहीं होगी क्योंकि यहाँ का वायुमंडल शांत है और यहाँ ज्यादा तेज हवाएं नहीं चलती। शायद यहाँ उस तरह का कोट काम कर जाए जैसा आप अंटार्कटिका में पहनते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई शख्स एक पार्का या ऑक्सीजन मुहैया कराने वाला कोई मास्क पहनकर स्पेसशिप से बाहर आए और टाइटन की सतह पर चलने लगे। टाइटन की कम ग्रेविटी और सघन वायुमंडल की वजह से तो हम एक से दूसरी जगह तक उड़ भी सकते हैं। मान लीजिए आप अपने बाजुओं पर पंख लगा लेते हैं और उन्हें ऊपर नीचे करने लगते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप चंद्रमा पर हों, लेकिन सघन वायुमंडल होने की वजह से आप खुद को सतह से ऊपर उठा पाएंगे और शायद थोड़ा बहुत उड़ भी लें। जब हीलियम 3 वाला कारोबारी मार्ग खुल जाएगा और पृथ्वी एक फ्यूजन अर्थव्यवस्था बन जाएगी तो नई तरह के रॉकेट के जरिए एक से दूसरे ग्रह तक की यात्रा हर किसी के लिए आसान हो जाएगी, जिससे इंसान मंगल और जुपिटर तक वर्षों में नहीं महीनों में पहुंचने लगेंगे। और हो सकता है हीलियम 3 के कारण सैटर्न ग्रह तक एडवेंचर टूरिज्म ही शुरू हो जाए। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब 100 साल में अंतरिक्ष की यात्रा आसान हो जाएगी तो होटल चंद्रमा और मार्स वगैरह के इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे। तो ऐसे में सवाल उठेगा, जाने के लिए सही जगह कौन सी है? और वो होगी सैटर्न। मुझे उम्मीद है कि एक दिन स्पेस टूरिज्म जैसी कल्पना हकीकत बनेगी और लोग इंसेलिडस जैसी जगहों तक जा सकेंगे। इसे कहा जाना चाहिए इंसेलिडस इंटरप्लैनेटरी गीजा पार्क, क्योंकि ये देखने के लिहाज से बहुत ही शानदार जगह होगी। एन्सेलेडस पर खड़ा होना एक कमाल का नजारा होगा। ये पाला सतह पर कंडेंस होता दिखेगा और इसका रंग एकदम सफेद होगा। वहाँ सोलर सिस्टम की किसी भी जगह के मुकाबले स्कीइंग के लिए बेहतर पाउडर स्नो मौजूद होगी। हम इन छल्लों को देखने के लिए इनके करीब जा सकेंगे। हो सकता है हमें छोटे चंद्रमा और खाली जगहों को भी देख सके। शायद हमें रिंग पार्टिकल्स इन्हें तराशते, खींचते, धकेलते और घेरते भी नजर आए। हम वहां बार बार लौटना चाहेंगे और हर बार हमें अनोखे, मजेदार और रोमांचक नजारे दिखेंगे। टेलीस्कोप के जरिए सैटर्न हमें एक ठंडा और बेजान नगीना लगता है, लेकिन असल में ये एक ऐसी जगह है जिसका अपना जादू है, जो सक्रिय है और सैटर्न पर तो जीवन भी मौजूद हो सकता है। जल्दी ही किसी दिन ये ग्रह हमारे ब्रह्मांड को एक नई शक्ल दे सकता है और फिर सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा।